Assam Rifles, during the crisis period of Manipur, I have knowledge that more than 47,000 cookies and meaties Assam Rifle ने सेव करके अपने अपने जगह में ले गए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। शाम के 7 बज चुके हैं। डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। लेकिन सबसे पहले मेरे असम राइफल के भाइयों को, अग्निवीर भाइयों को, मेरे साथी जवानों को हैप्पी होली। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों की शुरुआत असम राइफल की खबर के साथ। अगर किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आपकी तारीफ करे तो इसका मतलब साफ है कि आपने अपना जो काम है, आपकी जो ड्यूटीज हैं, उसे आपने प्रोफेशनली निभाया है। दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह असम राइफल के एक कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम था कि बच्चों को इंटीग्रेशन टूर जो है असम राइफल कराती है। इसके तहत बच्चों को तमिलनाडु भेजना था और उसको हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई, लेकिन जमकर तारीफ भी वहां पर की और कहा कि बिना भेदभाव के असम राइफल ने क्राइसिस के दौरान कम से कम 46,000 लोगों को सेफ बचाया। इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है असम राइफल की। यही तो वो बात है जो असम राइफल को खास बनाती है। असम राइफल की जवान ने एक मेजर रोल लेके मोर देन 47,000 what mighties in cookie सेफली इन लोग को सेफ जोन में लाया गया। That was, I was the winnest. So today also Assam Rifles is organizing NIT Yes. by participating from all the communities. Yes, exactly. तो हम तो ये कह रहे हैं ना, मतलब असम राइफल नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन मणिपुरी लोग को इंटीग्रेट करके ले जाना। तो आप क्या कहना चाहोगे असम राइफल के बारे में? तो इतना तो तारीफ कर, बहुत खुशी की बात हुई कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए टीम जा रहा है, बट आई हैव सीन समथिंग लाइक इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। असम राइफल्स during the crisis period of Manipur, I have knowledge that more than 47,000 cookies and meaties Assam Rifle ने सेव करके अपने अपने जगह में ले गए। उस बात के लिए बहुत धन्यवाद। एंड सेकेंडली, नेशनल इंटीग्रेशन टीम में आप मणिपुर को इंटीग्रेशन करके ले जा रहे हैं, उस बात के लिए ताली बजाइए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम एल्डर्स लोग बच्चों की भविष्य खराब नहीं करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब बात एक बार फिर से असम राइफल की, क्योंकि असम राइफल अब तोफ खाने पर हाथ अजमा रही है। वो तोफखाना जिससे मैं आता हूं, जो आग उगलता है, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, वो तोफखाना जिसके आगे दुश्मन टिकता नहीं है, अब उस तोफखाने पर असम राइफल के जवान भी हाथ अजमा रहे हैं। दरअसल इंडियन आर्मी, असम राइफल, आईटीबीपी ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में एक एक्सरसाइज की है, जॉइंट एक्सरसाइज की है, जॉइंट आर्टिलरी फायरिंग की एक्सरसाइज हुई है। हालांकि ये माफ करिए, ये एक्सरसाइज जो है दरंगा में हुई है। दरंगा असम में पड़ता है और मुझे 3 बार दरंगा जाने का मौका मिला है फायरिंग के लिए। यहाँ पर आईटीबीपी, असम राइफल, आर्मी एविएशंस, आर्टिलरी यूनिट्स, इंडियन आर्मी की सबने मिलकर जो है किस प्रकार से टारगेट को सिलेक्ट करना है, कैसे टारगेट का ग्रिड रेफरेंस निकालना है, क्या कमांड आपने गन पॉइंट पे देनी है, ओपी पर आपने क्या ऑब्जर्व करना है, और जब आपको फायर चाहिए तो आपने क्या कुछ पीछे आदेश देने हैं, वो सब सीखा और देखा कि किस प्रकार से गन जो है फायर करती हैं। तो एक अच्छी पहल है, क्योंकि
बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर की बात करें तो वहां पर असम राइफल भी है, आईटीबीपी की भी अहम भूमिका है और इंडियन आर्मी तो मौजूद है ही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप भारतीय सेना में अफसर बनना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि एग्जाम ना देना पड़े और आप अफसर बन जाएं, तो वो मौका आ चुका है। भारतीय सेना ने कुछ ऐसी वैकेंसियां निकाली हैं जहां पर बिना एग्जाम दिए आप भारतीय सेना में अफसर बन सकते हैं। लेकिन क्या कुछ है इस पूरी खबर में, एक बार डिटेल से मैं आपको बता देता हूं। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन एनसीसी स्पेशल एंट्री 24वें कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए अविवाहित ग्रेजुएट युवक और युवतियां, लड़के और लड़कियां भारतीय सेना में अधिकारी बन सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन सेना की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 मार्च की है। सेना की स्पेशल एंट्री स्कीम में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास करनी पड़ती है। चलिए माफ करिए, सेना की इस स्पेशल एंट्री स्कीम में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती, इसके बजाय सीधे एसएसबी इंटरव्यू में उन्हें जाना होता है। योग्यता का क्या चाहिए? सेना में एसएससी स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए आवेदन करना है तो उम्मीदवार को कम से कम 50% अंकों से ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही एनसीसी सी सर्टिफिकेट कम से कम बी ग्रेड होना चाहिए। साथ ही उम्र 1 जुलाई 2026 को 19 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप तमाम मापदंडों पर खरे हैं तो जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये खबर पंजाब के डेरा बस्सी से, जहां पर बस स्टैंड पर पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ जा रहे एक फौजी के साथ एक कार सवार युवक और उसकी मां ने मारपीट की। इस हमले में फौजी की पत्नी और बच्ची को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने गांव भांगरपुर निवासी युवक और उसकी मां के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान 24 साल के गुरमीत निवासी गांव भांगरपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन पूरा मामला है क्या? थाना प्रभारी सुमित मोर ने बताया कि एस कृष्णा रेड्डी मूल निवासी ओडिशा वर्तमान में अम्युनिशन डिपो दफ्तर में तैनात हैं। पिछली शाम वे अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची के संग डेरा बस्सी में किसी काम से आ रहे थे। मुख्य सड़क के किनारे पैदल चलते समय पीछे से आई कार के चालक ने उनकी गाड़ी के आगे कार घुमा दी। शिकायतकर्ता के मुताबिक कार चालक ने बिना बात किए गाड़ी रोक दी और उतरकर गाली गलौज करने के साथ मारपीट शुरू कर दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हमलावर ने हाथ में पहने कड़े से उनके सर और माथे पर भी वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जब फौजी की पत्नी हमलावर से छुड़ाने आई तो हमलावर युवक की मां ने उसकी पत्नी को धक्के मारे और उनके साथ मारपीट की। हमले में फौजी की पत्नी 2 साल की बच्ची को भी चोटें आई हैं। मौके पर भीड़ इकट्ठा होते देखकर हमलावर अपनी गाड़ी में सवार होकर भागने गया। घायल को डेरा बस्सी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लोगों ने आरोपी और उसकी कार की तस्वीर ले ली, जिसके आधार पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल की शिकायत पर हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है दोस्तों। इससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मामले आ चुके हैं जहां पर हमारे सर्विंग सोल्जर्स के साथ जो है मारपीट की जा रही है और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अग्निवीर के मुद्दे पर मैं बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। कुछ लोगों का कहना है किस तरह आप अग्निवीरों पे वीडियो नहीं डाल रहे हैं। दरअसल जंग चल रही है, इस कारण मैं अग्निवीर के मुद्दे पर एक्सपर्ट से बात नहीं कर पा रहा हूं। सारे एक्सपर्ट वहीं पर बिजी हैं। अब आगे बढ़ूंगा। अग्निवीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन खबर है तो दिखाना मेरा फर्ज है। अरुणाचल प्रदेश में एक अग्निवीर ने एक हवलदार के ऊपर आरोप लगाया कि हवलदार ने अग्निवीर के साथ बाथरूम में दुष्कर्म किया और यह मामला बेहद चौंकाने वाला था दोस्तों। कमांडिंग ऑफिसर से अग्निवीर ने शिकायत की कि कंपनी के ही, उनके प्लाटून के ही एक हवलदार ने उसको बाथरूम में ले जाकर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। और इस खबर के आने के बाद, कमांडिंग ऑफिसर तक इस खबर के पहुंचने के बाद तहलका मच गया यूनिट के अंदर। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चली
जांच हुई और अब जो चीजें सामने आई हैं वो और भी चौंकाने वाली हैं। पूरा मामला मैं डिटेल से बताऊंगा और क्या वाकई में ऐसा होता है इंडियन आर्मी के अंदर। मैं कुछ चीजें तथ्य आपके सामने रखूंगा, फिर आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार के मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन पूरा मामला है क्या दोस्तों? दरअसल अरुणाचल प्रदेश में सेना की अदालत ने एक हवलदार को अग्निवीर पर यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया। अग्निवीर के साथ 18 सिख लाइट इन्फेंट्री में सेवारत हवलदार पर 46 इन्फेंट्री ब्रिगेड के आदेशानुसार डीसीएम जिला कोर्ट मार्शल का मुकदमा चलाया गया। हवलदार पर एक अग्निवीर के यौन शोषण करने का आरोप था। उन पर सेना के अधिनियम धारा 46A के तहत आरोप लगाए गए थे, जो अस्वाभाविक और अपमानजनक आचरण से संबंधित है। आरोप था कि 1 दिसंबर 2023 को रात के करीब 8:30 बजे जिस हवलदार के ऊपर आरोप लगे थे, उसी यूनिट के एक अग्निवीर को आवास के बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया। अरुणाचल प्रदेश के न्यूक मांडुक में जून 2025 में मुकदमा शुरू हुआ और जैसे ही पहले ये खबर उसने जब अपने कंपनी कमांडर को और कमांडिंग ऑफिसर को बताई तो यूनिट के अंदर तहलका मच गया। उसके बाद अरुणाचल के न्यूक मांडुक जिले में जून 2025 को मुकदमा शुरू हुआ और 30 जुलाई 2025 को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया हवलदार को। हालांकि नवंबर 2025 में कोर्ट मार्शल के संयोजक अधिकारी ने फैसले पर पुनः विचार का आदेश दिया। पुनः विचार के बाद कोर्ट मार्शल ने 26 फरवरी 2026 को दिए गए अपने फैसले में हवलदार को फिर से आरोपों से बरी कर दिया। अग्निवीर ने हवलदार पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि पहले बैच के अग्निवीर सितंबर 2023 के मध्य में 18 सिख लाई यूनिट में आए थे और लगभग 1.5 महीने से कैडर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को नवंबर 2023 के पहले हफ्ते से उनकी संबंधित कंपनियों में तैनात कर दिया गया था। अग्निवीरों को एक विशेष कंपनी में भेजा गया और कंपनी में आते ही उसने कथित तौर पर अपने सहकर्मी से शिकायत करना शुरू कर दिया कि कंपनी बहुत सख्त है, यहां अग्निवीरों की संख्या कम है, इसलिए काम का प्रेशर ज्यादा है। आरोप यह भी था कि पहले ही दिन उस अग्निवीर ने कंपनी बदलने की इच्छा जाहिर करना शुरू कर दिया था। फिर अभियोजन पक्ष का आरोप था कि हवलदार 1 दिसंबर 2023 की रात को कथित पीड़ित के बैरक में आया। जो आरोप अग्निवीर ने लगाए थे कि 1 दिसंबर 2023 की रात को जो हवलदार था वो अग्निवीर की बैरक में आया, अग्निवीर को अपने साथ स्टोर में ले गया और स्टोर में जो वहां पर बाथरूम था उसके अंदर उसका ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया। बचाव पक्ष का तर्क था कि आरोपी कभी अपनी बैरक से बाहर नहीं निकला, हवलदार अपनी बैरक से बाहर ही नहीं निकला, यह बचाव पक्ष का तर्क था। इसलिए कथित पीड़िता को बाथरूम में ले जाकर उसके साथ यौन दुराचार करने का सवाल ही नहीं उठता है। बैठक में जो अग्निवीर माफ करिए बैरक में जो दूसरे अग्निवीर मौजूद थे उनसे और जो परमानेंट सैनिक थे उनसे भी पूछताछ की गई, उनकी गवाही ली गई और सभी ने कहा कि जो हवलदार था वो बैरक में ही था, वो बाहर नहीं निकला और जो अग्निवीर था वो भी बैरक में था, वो भी बाहर नहीं निकला। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके अलावा इस अवधि के दौरान कथित पीड़ित के बैरक में एक लंबी दूरी की गश्ती LRP निरीक्षण भी चल रहा था और LRP कमांडर द्वारा LRP निरीक्षण और ब्रीफिंग किए जाने के दौरान पीड़ित सहित सभी व्यक्ति वहां अंदर मौजूद थे। ओके, LRP के लिए वहां पर ब्रीफिंग दी जा रही थी और जो अग्निवीर जवान था वो वहां पर मौजूद था। आरोपी हवलदार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भी कहा कि अनूठा मामला है, खासकर अब झूठे आरोप लगाने के जो मामले हैं वो अब तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और जरूर कमेंट्स करिए। एक अग्निवीर
एक हवलदार के ऊपर आरोप लगाता है कि हवलदार अग्निवीर को बैरक के बाथरूम में ले गया और वहां पर जाकर उसके साथ यौन दुराचार किया। ये आरोप अग्निवीर ने लगाए। हालांकि जब जांच हुई, जीसीएम डीसीएम बैठा, तो उन्होंने हवलदार को बरी कर दिया और कहा है कि ये आरोप फेक हैं और गलत हैं और कोई भी सबूत नहीं मिला कि जो ये साबित कर सके कि वाकई में ऐसा एक हवलदार ने अग्निवीर के साथ किया। लेकिन अब आप कमेंट्स करिएगा, लेकिन क्या सच में ऐसा इंडियन आर्मी के अंदर होता है? मुझे याद है, बात शायद 2005 या 6 की है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, हो सकता है कि उससे पहले की बात 2004 या 5 की बात हो सकती है, 2004-5 के आसपास या 2005-6 के आसपास की बात है। हमारा जहां जिस कंपनी में, जिस यूनिट में था, जिस बैटरी में मैं था, वहां का एक बीएचएम, दूसरी बैटरी से हमारी बैटरी में एक बीएचएम आता है, हवलदार से बीएचएम बन के प्रमोट आता है और वो क्या करता है कि वो भी कुछ इसी प्रकार का था। वो जैसे ही लाइट्स ऑफ होती थी, वो किसी ना किसी नए रिक्रूट के बिस्तर पे पहुंच जाता था और जैसे वो पहुंचता था तो रिक्रूट हल्ला करते थे। और क्योंकि उस समय ये नहीं था कि अग्निवीर अलग हैं, सब एक साथ ही अपने अपने पूरी बैरक में सोते थे, तो वो जैसे लाइट ऑफ करने से पहले भाग जाता था। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बार उसने फिर 3-4 बार एक कोशिश की और फिर एक दिन वो पकड़ा गया तो उसके पूरे कपड़े खुलवाए गए, उसको नंगा किया गया और पूरी रेजिमेंट के सामने उसको नंगा खड़ा किया गया। ये उसके साथ हुआ था। तो मुझे याद है कि लेकिन वो हैवी ड्रिंक कर लेता था और उसके बाद वो सोचता था कि मैं इस प्रकार यौन दुराचार किसके साथ करूं। लेकिन जो फौजी होते हैं या अग्निवीर भाई होते हैं वो वेल मैच्योर होते हैं, कोई बच्चे नहीं होते हैं। तो उन्होंने हल्ला किया और उसको जमकर कूटा भी और उसको वो सबक सिखाया शायद जिंदगी भर वो भूलेगा नहीं। काफी टैलेंटेड था अपने ट्रेड के मामले में, लेकिन उसे घर भेज दिया गया सूखा। तो ऐसे कुछ लोग आपको इंडियन आर्मी के अंदर मिलेंगे, इस चीज को आप नकार नहीं सकते और ऐसे इंसिडेंट आते हैं। आपको खुद को सेफ रखना है अग्निवीर भाइयों। अगर आपके साथ भी किसी और अग्निवीर भाई के साथ कुछ ऐसा हो रहा है या आपको लगता है कि कोई आपको गलत टच कर रहा है, तो आप अपने बैटरी कमांडर को, कमांडिंग ऑफिसर्स को, सीनियर जेसीओ को ये चीजें बता सकते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसे लोग इंडियन आर्मी के अंदर हैं और कई एग्जाम्पल मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। तो कमेंट्स करके आप अपनी राय दे सकते हैं। शुक्रिया। लेकिन फिर भी आपसे अग्निवीर भाइयों से यही अनुरोध है कि अगर कोई भी गलत हरकत आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है तो शर्माना नहीं है, सीनियर को बताना है जाकर। खासकर एनसीओ जेसीओ लेवल पे मत बताइए, लेकिन जाके ऑफिसर लेवल पर अपने कंपनी कमांडर को, एडजुटेंट को, एसएम को या फिर सीओ साहब को डायरेक्ट बताइए कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, ये फलाना एनसीओ, फलाना जेसीओ हमारे साथ ये करने की कोशिश कर रहा है। आप सब पढ़े लिखे हैं, वेल मैच्योर्ड हैं, लेकिन फिलहाल ये जो मामला था तो इसके बारे में तो यही निकल कर आया कि ये फेक था। ये आरोप लगाए गए थे और इसके आरोपों के पक्ष में कोई सबूत जो है वो पेश नहीं किए जा सके। चलिए, आप कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। सर जय हिंद। कर्नल JS सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। शुक्रिया सर, आपने समय दिया, थैंक यू इसके लिए। दरअसल एक बहुत अहम इशू था जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। दरअसल जो यूथ है पंजाब का, वो इंडियन आर्मी की तरफ नहीं आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि उसका मोह भंग हो चुका है। यहां तक कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी अपील की, वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर ने भी अपील की, दूसरे आर्मी अफसर्स, वेटरन भी यूथ से कह रहे हैं कि आप आइए, सिख रेजिमेंट के इतिहास को देखिए और आर्मी को ज्वाइन करिए। लेकिन फिर भी वो भर्तियां और वो यूथ जो है मिल नहीं पा रहा है। तो मुझे लगा सर, क्योंकि आप कभी पंजाब में आना जाना होता है, क्या वो कारण हो सकते हैं जिस कारण यूथ ने
थोड़ा सा साइड कर दिया है इंडियन आर्मी को? राजेश जी देखिए, 2019 में जब आखिरी भर्ती हुई थी, जो कि 15 साल के कार्यकाल की भर्ती थी, लंबे सर्विस की भर्ती थी, 2019 में हुई थी वो। तब तक पंजाब से बहुत युवा लोग भारतीय सेना में इच्छुक थे आने के लिए, और बहुत ज्यादा आते भी थे, क्योंकि पंजाब के गांव में जितने बच्चे होते हैं उनका एक ही सपना होता है, सेना की वर्दी पहनना। हम अगर देखेंगे तो पंजाब से बहुत कम लोग वायुसेना या नौसेना में जाते हैं, लेकिन बिल्कुल। थल सेना में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे एक जोश, एक जुनून होता है वर्दी पहनने का भारतीय सेना की। लेकिन जब से ये अग्निपथ स्कीम आई, तब से पंजाब के युवा का जो मन है भारतीय सेना में नौकरी करने से, वो उठ चुका है। 2020 से लेके 2022 तक कोई भर्ती नहीं हुई, हमें पता है तब कोविड का काल चल रहा था, और 2022 से जब बिल्कुल। अग्निपथ अनाउंस हुआ उसके बाद से भर्ती होनी शुरू हुई। उसके बाद से पंजाब के युवा का मन हट गया सेना में नौकरी करने से। अभी आते हैं, बहुत कम आते हैं, पहले की तरह नहीं है। जी। इसका कारण ये है कि पहले 2019 से पहले जब ये भर्तियां होती थी, रैलियां होती थी, तब एक लंबी सर्विस का आश्वासन था, एक पेंशनर का एक आश्वासन था। लेकिन ये सारी चीजें तो अग्निपथ स्कीम से निकल गई। अब जी। सिर्फ 25% सैनिक ही लंबी सर्विस कर पाएंगे और पेंशन के हकदार होंगे। तो 4 साल के बाद जब 75% सैनिक को लॉन्ग सर्विस नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, तो वो युवा क्या सिविल में एडजस्ट हो पाएगा? क्या उसे उस तरह की नौकरी मिलेगी? आप भी सेना में रह चुके हैं, मैं भी सेना में रह चुका हूं, हमें पता है सेना की नौकरी नहीं होती, सेना का होता है वे ऑफ लाइफ, एक एग्री जिंदगी सर। जीने का एक तजुर्बा, तरीका। जो जी। हमारे कई सीनियर ऑफिसर कहते थे, तब मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन अब सिविल में 13 साल रहने के बाद उनकी एक एक बात मेरे को समझ आती है। तो सबसे मुख्य कारण है ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, और इसी के साथ दो और कारण है। एक है कि अ, विदेशों में जाके सेटल होना, खासकर पश्चिमी देशों में, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड। ओके। क्योंकि जब युवा देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है, जो मेरी सेना की नौकरी थी वो 4 साल के ही आश्वासन है, आगे होगी यानी कुछ नहीं पता, तो वो फिर कहता है कि चलो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। और तीसरा जो कारण है वो है जिस तरह से आज पूरे देश में एक ड्रग्स की लहर आ चुकी है। मैंने किताब लिखा, अपनी किताब में जो 2024 में प्रकाशित हुई थी, जिसका शीर्षक है चाइनाज वॉर क्लाउड, द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, उसमें मैंने आंकड़ों के साथ लिखा है किस तरह से 15 साल में, 2007 से 2022 तक 15 साल में जो ड्रग लेने के लोग हैं भारत में, वो 5 गुना बढ़ चुके हैं। 2007 में सिर्फ 2 करोड़ थे, और 2022 तक वो 5 गुना होके 10 करोड़ हो गए हैं। ये वो ओके। हैं जो जिन्हें ड्रग की लत है, जो कि ड्रग के बिना नहीं रह सकते। ऐसे कितने हैं जो शौकीन तौर पे कभी कभी ड्रग लेते हैं, उसका तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो ये 10 करोड़ हैं जो कि ड्रग्स के बगैर रह नहीं सकते हैं, और ये आंकड़े 2022 के हैं, आज हम 2026 में। तो राजेश जी, ये 3 मुख्य कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो अग्निपथ स्कीम है, और बाकी ये 2 कारण है विदेश में जाके रहना और ड्रग्स लेना। तो ये 3 कारणों का जो मेल जोल है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि पंजाब के अधिकतर युवक अब भारतीय सेना में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जिसकी आपने सही कहा, बड़े सीनियर सर्विंग ऑफिसर्स ने इसकी चिंता जताई है, पंजाब के मुख्यमंत्री तक ने चिंता जताई है। क्योंकि एग्री। हमने देखा, चाहे पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, 1947-48 की पाकिस्तान की लड़ाई थी, 65 का जंग, 71 का जंग, हमेशा पंजाब से जो लोग थे, वैसे तो भारतीय सेना के हर सैनिक ने बहादुरी दिखाई है, लेकिन बिल्कुल। पंजाब के लोगों में जो जज्बा था, वो हमारे दुश्मनों तक ने एक्सेप्ट किया हुआ है, पाकिस्तान तक ने कहा हुआ है कि जो ये जज्बा सिख जवानों का होता है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि सारे प्रांत के लोग बहादुर होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पंजाब विशेष की चर्चा करें, इसलिए मैं पंजाब विशेष के लोगों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल सर। एक एक सवाल और, क्योंकि ज्यादा वक्त बचा नहीं है सर, अभी शायद जुलाई अगस्त तक पहला बैच आउट हो जाए। कोई होप हम रखें भारत सरकार से कि अग्निवीरों को लेकर कोई
लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज हो सकता है? क्या मान के चलें कि नहीं, सरकार ये मान चुकी है कि हम अग्निवीरों के साथ जो हमने पॉलिसी बनाई है उसी पे चलेंगे, लेकिन उसमें एक चीज और आती है कि अगर 2-3 साल बाद आपने पॉलिसी में कोई चेंज किया तो इन अग्निवीरों के साथ जो 2026-27 में आउट निकलते हैं, इनके साथ तो फिर अन्याय हो जाएगा। राजेश जी, तकरीबन 1.5-2 साल से मीडिया में काफी चर्चा है कि कुछ चेंजेस होने की आशंका है। ये 25% जो रिटेंशन है उसे बढ़ा के 75% किया जाएगा। काफी कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि बहुत जल्दी एक्सेप्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे कुछ इसका बयान नहीं आया है। तो मेरे को लगता है कि इस पे डिस्कशन तो बहुत एडवांस स्टेजेस पे है। जब तक इस पे औपचारिक तौर पे कोई प्रेस रिलीज नहीं आती है तब तक तो कहना मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने सही कहा कि अभी भी 6-7 महीने का समय है पहले बैच अग्निवीर को अपने 4 साल के कार्यकाल खत्म करने का। तो मैं यही एक मनोकामना करता हूं, ये मैं मेरा ये दिल की इच्छा है कि ये जो 25% है इसको बढ़ा के 75-80% किया जाए, क्योंकि देखिए एक सैनिक को ट्रेन करने में बहुत वक्त लगता है। देखिए आज आप एक बहुत बड़े टीवी चैनल में काम कर रहे हैं, इस टीवी चैनल में भी कितने लोग हैं जो कि कितने टाइम से चैनल के साथ जुड़े हैं, क्योंकि जो कैमरामैन होते हैं, जो आउटपुट प्रोड्यूसर होते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, उन्हें भी टाइम लगता है एक्सपीरियंस लेने का। तो हर, चाहे टीवी चैनल हो चाहे कोई और कॉर्पोरेट हो, तो सारे चाहते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस लोग हों, कि उससे काम अच्छा होता है, जल्दी होता है। यही चीज अब हम बात करें सेना की। सेना में तो एक सैनिक ने अपनी जान की आहुति भी देनी है अगर इस तरह के सर्कमस्टांसेस या कंडीशन आती हैं। उसे ट्रेन, एक सैनिक को पूरी तरह से ट्रेन होने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं। आप आर्टिलरी रेजिमेंट के हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपको एक तोप चलाने में कितना समय लगा। जब आप अपने आप को 4 साल की सर्विस में देखते हैं और जब अपने आप को 10 साल की सर्विस में देखते हैं, आप में ही कितना फर्क होगा ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूं, जब मेरी सर्विस 4 साल की थी बनस्पत 10 साल की थी, मेरे अंदर कितनी चेंजेस थी। तो ये एक हम बात करें सेना की, जहां हमारा जो मेन एम है वो है देश की सुरक्षा। और युद्ध में अगर हमें, या युद्ध जैसी स्थिति में हमें जान की कुर्बानी देनी पड़े, तो हम उससे कभी पीछे हटे ना। तो अगर हम कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस लोग चाहते हैं, अगर हम बाकी सर्विस, बाकी सरकारी संस्थाओं में परमानेंसी चाहते हैं, तो सेना में क्यों नहीं, क्योंकि यहां तो जिंदगी मौत का सवाल है। एग्री सर, और एक जवान बनने में मेरा अभी भी ये मानना है कि कम से कम 7 से 8 साल का वक्त लग जाता है, जब एक जो भर्ती होकर रिक्रूट जाता है वो पूरी तरह से जवान बन पाता है। लेकिन चलिए, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इसके बारे में जरूर सोचे, कम से कम 75% अग्निवीरों को पक्का किया जाए, इतना तो हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जे.एस. सोढी सर, आपने समय दिया सर। थैंक यू इसके लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर। भारतीय सेना को जल्द ही नई पिनाका रेजिमेंट मिलने वाली है। यह पिनाका 120 किलोमीटर तक फायर कर सकेगी। पिनाका 3 यानी कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसकी खरीद को मंजूरी दी जा चुकी है। यह फैसला पश्चिम मोर्चे पर भारत की लंबी दूरी, स्टिक और बड़े पैमाने पर हमले की क्षमता को एक नया रूप देगा। यह सिस्टम कम लागत में ज्यादा असरदार हमला करने की ताकत रखता है, जिससे पारंपरिक गाइडेड मिसाइलों की तुलना में खर्च और नुकसान का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाता है। अगर पिनाका 3 की बात करें तो 120 किलोमीटर की रेंज बढ़ने से भारत अपनी सीमा के भीतर रहते हुए दुश्मन के ज्यादा अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के कई सैन्य अड्डे, लॉजिस्टिक सेंटर्स, कमांड हब इस दायरे में आ जाते हैं। इसमें लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, भावलपुर, रहीम यार खान, सियालकोट, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लगभग सभी अहम इलाके शामिल हैं। और सबसे अहम लॉन्ग रेंज गाइडेड इन रॉकेट्स, जिनकी रेंज 120 किलोमीटर है,
इनको पहले से सेवा में मौजूद पिनाका लॉन्चर से ही दागा जा सकता है। इसके लिए किसी नए लॉन्चर की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 12 रॉकेट रखने वाला नया कैनिस्टर लगाया जाएगा। इससे न सिर्फ सिस्टम को जल्दी सेना में शामिल किया जा सकेगा, बल्कि रखरखाव और संचालन की लागत भी काफी कम रहेगी। इस हथियार की असली ताकत इसकी कम लागत है। एक गाइडेड पिनाका रॉकेट की कीमत उसे रोकने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलों से काफी कम होती है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में रॉकेट छोड़े जाएं तो दुश्मन को उन्हें रोकने के लिए कहीं ज्यादा महंगी मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। इससे दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली पर आर्थिक दबाव पड़ेगा। भारतीय सेना को इस हथियार को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने का भरोसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में पिनाका रॉकेट का मजबूत उत्पादन ढांचा मौजूद है। फिलहाल देश में करीब 5000 पिनाका रॉकेट प्रति माह बनाए जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर एक क्षमता 10,000 रॉकेट प्रति माह तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कितने रॉकेट अगर एक साथ पाकिस्तान में छोड़े जाएंगे तो कितने छेद होंगे, शायद पाकिस्तानियों को गिनते गिनते पूरा 1 साल लग जाएगा।